क्लास। तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करें, दैट इज़ योर डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें, दैट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स के मेन कितने पार्ट्स होते हैं। वन इज़ योर फ्यूचर डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, स्वैप्स, वॉरेंट्स, कन्वर्टिबल्स एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स। तो स्टार्ट करने से पहले आज हमसे पढ़ेंगे कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं और फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं। अगर आपको एक बार फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स समझ आ गया तो आपको फ्यूचर डेरिवेटिव्स भी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सपोज़ एक फार्मर है जो आलू उगाता है, ठीक है। अब वो फार्मर जो आलू उगा रहा है वो उसको एक ऐसा बायर मिला जो आलू 2 रुपये किलो लेने के लिए तैयार है। अब वो किसान ये चाहता है कि वो अपने आलू को 2 रुपये किलो के हिसाब से बेच दे। ऐसा वो क्यों सोचता है? क्योंकि उसको पिछले साल वही आलू 1.5 रुपये के हिसाब से सेल करने पड़े थे, क्योंकि उसकी जो आलू की फसल है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए वो अगर पिछले साल उसको 1.5 रुपये किलो के हिसाब से बेचने पड़े, बट आज उसको एक ऐसा बायर मिल गया जो 2 रुपये किलो के हिसाब से लेने के लिए तैयार है। पर उसकी जो फसल है, किसान की जो फसल है वो अभी तैयार नहीं है। उसकी जो फसल तैयार होगी वो 2 महीने बाद होगी। अब किसान ये सोच रहा है कि अगर आज उसका आलू 2 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, अगर 2 महीने बाद जब उसके एक्चुअल में आलू तैयार हो जाएंगे, अगर वो 2 किलो के हिसाब से ना बिके तो उसको क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में किसान ये सोचता है कि उसको अगर ऐसा बायर मिल रहा है जो उसके आलू 2 रुपये के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार है, तो वो आज ही क्या करता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि 2 महीने के बाद जब उसकी फसल रेडी होगी उस समय आलू का जो भी प्राइस हो उसे आलू किसके हिसाब से बेचे, वो 2 रुपये के हिसाब से उसको सेल करे। अब यहाँ पे किसान को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। अब किसान को क्या है? फ़ायदा है कि आज तो 2 रुपये में बिक रहा है, 2 महीने बाद अगर 1.5 रुपया हो गया तो आज ही वो क्या कर लेता है? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब सपोज़ कि अगर जो बायर है वो कोई MNC है, MNC का कोई पर्सन है जो चिप्स बनाती है। अब 2 साल पहले जब फसल ख़राब होने की वजह से उसे आलू महंगे लेने पड़े, जो MNC का मालिक है, अब उसने क्या किया? उस किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके लिए भी फ़ायदा है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अब मैं आलू पहले से ही बल्क में ख़रीद लेता हूँ क्योंकि मुझे 2 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। नहीं तो उसको पहले 2 साल पहले वही आलू बहुत महंगे लेने पड़े थे क्योंकि बारिश के कारण आलूओं की फसल क्या हो गई थी? ख़राब हो गई थी। तो वो अपने महंगे उसको ना लेने पड़े, तो वो भी उस किसान, उस फार्मर के साथ क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। कितने रुपए आलू लेने के लिए? 2 रुपये आलू खरीदने के लिए। तो ये दोनों के लिए क्या होगा? फ़ायदे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि किसान को 1.5 रुपये के हिसाब से ना बेचना पड़े अपने लॉस को बचाने के लिए, और वहीं पर जो MNC का मालिक है, जो पर्सन है जो चिप्स बनाती है, उसको भी आलू महंगे ना लेने पड़े बारिश के आने की वजह से, तो वो भी क्या करता है? आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो दोनों के लिए क्या हो गई? ये विन विन सिचुएशन हो गई। इस केस में जो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है आज हो रहा है, बट उसकी जो कंडीशन है वो 2 महीने बाद पूरी होगी। जब आलू की फसल एकदम से रेडी हो जाएगी तब उनकी कंडीशन पूरी होगी। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्रेजेंट में किए जाते हैं बट उनकी जो कंडीशन है वो फ्यूचर में पूरी होती है, आगे आने वाले टाइम में पूरी होती है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे किसान का और MNC का, कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया किस किस के बीच में? MNC के बीच में और किसान के बीच में। तो सपोज़ कि अगर जो MNC वाला है, अब अगर उसने आलू तो खरीद लिए पर वो पैसे देने में क्या कर रहा है? वो आनाकानी कर रहा है। अब किसान भी उस MNC को कहाँ ढूंढेगा? अब किसान तो नहीं ढूंढ सकता कि उसको कहाँ जाएगा, कोर्ट के धक्के खाएगा। तो अपने अब ये जो रिस्क, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो थोड़े से रिस्की होते हैं, फाइनेंशियल लॉस का इसमें डर होता है, क्योंकि जो MNC का जो मालिक है वो उसने क्या करता है? पैसे देने से वो मुकर गया, उसने पैसे नहीं दिए। तो ये जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होते हैं, बस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में जब आप सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करते हो तो उसको रेगुलेट कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करती है, ठीक है। कि जो भी स्टॉक मार्केट में डीलिंग हो रही है उनको पूरा चेक कौन रखता है? सेबी चेक रखती है। स्टॉक एक्सचेंजेस चेक करते हैं कि सिक्योरिटीज़ को एक्चुअल में ट्रांसफ़र किया जाए, पूरी पेमेंट्स दी जाएँ, कि जिसने शेयर्स खरीदे अगर वो पैसा नहीं देता तो उनके अगेंस्ट एक्शन कौन लेता है? सेबी लेता है।
एक सेलर को इन केसेस में एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है ताकि हम बायर और सेलर के इंटरेस्ट को सेव रख सकें, वो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से क्या बन जाते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स को लेकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से किए जाते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ एक प्रॉपर्टी है जिसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ है और एक टोकन है। टोकन मीन्स एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये शर्त रखी गई कि जिसके पास ये टोकन होगा उसको ये ज़मीन फ्री में मिल जाएगी। अब तक टोकन एक सिंपल प्लास्टिक का टुकड़ा था जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। इसकी जो वैल्यू किससे डिराइव हुई? इस प्रॉपर्टी से डिराइव हुई। मतलब अब इस टोकन की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख रुपीज़ हो गई कि जिसके पास ये टोकन होगा उसको ये जो ज़मीन है वो क्या मिल जाएगी? फ्री में मिल जाएगी। 2 महीने के बाद उसको ये ज़मीन मुफ्त में मिल जाएगी। तो ये जो टोकन हुआ ये क्या हुआ? उसका फ्यूचर। किसका फ्यूचर? प्रॉपर्टी का। कि जिसके पास ये टोकन होगा फ्यूचर में जाकर 2 महीने के बाद जाकर उसे ये ज़मीन मुफ्त में मिल जाएगी। अब कोई भी चाहे तो वो इस टोकन को क्या कर सकता है? आगे सेल भी कर सकता है। अब इसको लेकर ट्रेडिंग भी कर सकता है ताकि उस टोकन को लेकर वो क्या कर सके? ट्रेडिंग कर सके। अब जब वो टोकन को आगे किसी को सेल करेगा, अब उस टोकन की जो अभी वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो जब वो उसको सेल करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई ना कोई उसकी, अगर वो सेल करेगा तो कोई ना कोई उसके 80 या 90 हज़ार तो दे देगा। जिसको ये पता होगा कि जिसके पास ये टोकन है उसको जो ज़मीन मिलेगी 1 लाख की वो मुफ्त में मिलेगी, तो कोई भी पर्सन उसके 80 या 90 हज़ार देने के लिए क्या होगा? रेडी हो जाएगा। तो मार्केट में, शेयर मार्केट में भी क्या होता है? इस टोकन को लेकर, शेयर्स को लेकर क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। अब अगर सपोज मैं इस प्रॉपर्टी को, जो मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल ली थी, मैं 1 लाख की प्रॉपर्टी को मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ एक रिलायंस के शेयर से। अब रिलायंस का जो शेयर है वो 1 लाख रुपीज़ का। मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ। प्रॉपर्टी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? एक रिलायंस के शेयर। अब क्या शर्त रखी गई कि जिसके पास टोकन है उसे 2 महीने के बाद क्या मिलेगा? रिलायंस का शेयर मिलेगा, जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? सपोज रिलायंस की जो शेयर की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ है। तो इसके टोकन को अगर हम सेल करेंगे तो हर कोई ना कोई पर्सन रेडी हो जाएगा उस टोकन के 80 या 90,000 देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास ये टोकन है उसे फ्री में 2 महीने के बाद क्या मिलेंगे? रिलायंस के शेयर मिलेंगे। तो ये टोकन क्या हुआ? उस रिलायंस का फ्यूचर। कि जिसके पास ये टोकन है फ्यूचर में 2 महीने के बाद उसे रिलायंस का क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। तो ये टोकन क्या हुआ? रिलायंस शेयर का फ्यूचर। अब ये टोकन को लेकर ट्रेडिंग क्यों होती है? सपोज़ आज रिलायंस का जो शेयर का प्राइस हो गया वो कितना हो गया? 60,000 हो गया, और आपको ये लगता है कि 2 महीने के बाद जो रिलायंस का शेयर का प्राइस है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 80,000 का हो जाएगा, 80,000 का हो जाएगा। ऐसे में अगर आपको टोकन मिल जाए 65,000 में, जिसकी जो रिलायंस की जो शेयर की कीमत है 60,000 की है, और आपको ये लगता है कि 2 महीने के बाद उसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी, 20,000 बढ़ जाएगी, और आपको वो जो टोकन मिल रहा है वो सिर्फ 65,000 में मिल रहा है। तो किसी को भी अगर मिल रहा हो तो वो 65,000 में लेगा ही। क्यों? क्योंकि उसको 15,000 का क्या दिख रहा है? फ़ायदा दिख रहा है। इसी में कि एक्चुअल में इसको तो ये लग रहा है कि 15,000 का उसको फ़ायदा होगा, बट एक्चुअल में क्या हो जाए कि सपोज़ कि उसकी शेयर की वैल्यू अभी 60,000 थी, आगे जाकर उसकी वैल्यू, अगर आपने उसको 65,000 में ख़रीदा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। तो आपको क्या हुआ? 15,000 का नुकसान हुआ। तो इसी तरीके से लोग क्या करते हैं? इस टोकन को सेल परचेज़ करके, फ्यूचर्स को सेल परचेज़ करके प्रॉफिट एंड लॉसेज उसके चलते रहते हैं। अब ये तो था वो केस कि जिसमें एक पर्सन ने टोकन को अपने पास रखा और उससे 2 महीने की वेट करी कि 2 महीने के बाद शेयर का प्राइस क्या होगा, उसके हिसाब से उसको क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस। अब मैं दूसरा केस लेती हूँ कि सपोज़ कि रिलायंस का शेयर्स का जो प्राइस है वो 60,000 है, और आपको ये दिख रहा है एकदम से ही अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए जब एक्चुअल में शेयर मिलना है, अब 1 महीने बाद ही रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना बढ़ गया? 1 लाख रुपीज़ बढ़ गया। तो आपने क्या किया? प्रेजेंट अब आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, रिलायंस का शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ा, 1 लाख का हो गया। तो आपने क्या किया? आज ही उस शेयर को क्या करिए? आपने 90,000 में सेल कर दिया।
क्योंकि आपको डर है कि अभी तो इसके प्राइस 90,000 है, इसका शेयर 90,000 का हो गया है, सॉरी 1 लाख का हो गया है। अब फ्यूचर में जाके पता नहीं 1 लाख से कम ना आ जाए, तो आपने क्या किया, प्रेजेंट में 1 लाख के शेयर के बदले में आपने अपने टोकन को 90,000 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो एक्चुअल में जब लोग ट्रेडिंग करते हैं टोकन्स को लेकर, फ्यूचर्स को लेकर, तो वो एक्सपायरी डेट की वेट नहीं करते। जैसे ही शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं वो उस टोकन को क्या करते हैं, सेल परचेज करते रहते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तो मैंने आपको भी सिंपल एग्जांपल्स लेके बताया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब हम एक्चुअल में इनका मीनिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सबसे कॉमन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको एक्चुअल में लेकर ट्रेडिंग होती है, वो होते हैं आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें 2 पार्टीज होती हैं। इन फ्यूचर 2 पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ एन एसेट एट एन एग्रीड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। कि एक पर्टिकुलर एसेट को लेकर प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बट उसकी जो डिलीवरी होती है वो क्या होती है, फ्यूचर में होती है। जिससे मैंने आपको एग्जांपल लिया था आलू का, एक किसान को और एक MNC का। सेलर इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द राइटर और शॉर्ट्स एंड बायर इज नोन एज द लॉन्ग्स। कि इसमें जो सेलर होता है उसको क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं, और बायर को क्या बोलते हैं, लॉन्ग्स। These contracts are standardized contracts which contain quantity, quality, delivery time and place of settlement। सब कुछ लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, डिलीवरी किस टाइम होगा, किस जगह पर होगा, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है एग्रीमेंट में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स ट्रेडिंग साइकिल। मेन जो इनमें ट्रेडिंग साइकिल होता है कितने मंथ्स की होती है, 3 मंथ्स की होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर्स ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। कि जब वो एक्सपायरी मंथ है उसके लास्ट थर्सडे पर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर्स ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। कि जिस मंथ में वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरा करना है उसके लास्ट थर्सडे वाले दिन, ये फिक्स होता है, लास्ट थर्सडे वाले दिन वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। इफ़ द लास्ट थर्सडे इज़ अ ट्रेडिंग हॉलीडे देन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। कि अगर थर्सडे को कोई ऑफ है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो उससे जो पहले वाला दिन होता है वेडनेसडे, उस दिन क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन 162 सिक्योरिटीज़। फ्यूचर के कितनी सिक्योरिटीज़ में होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 162 सिक्योरिटीज़ में होते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज मे नॉट बी लेस देन 2 लाख एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनी एक्सचेंज इन इंडिया। अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पर्टिकुलर सिक्योरिटी में करें, कम से कम उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अब कितने टाइप के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है कमोडिटी को लेकर, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, एक कमोडिटी को लेकर होता है, और एक होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। एक कमोडिटी डेरिवेटिव्स होता है और एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो सेल और परचेज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर हो रहा है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन, एक एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, एक बायर और एक सेलर के बीच में, जिसमें जो सेल और परचेज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। उन एग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था शुगर का और शुगर केन का, वो एक कमोडिटी है जिसमें फिजिकली कोई चीज़ क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, वो होता है आपके कमोडिटी फ्यूचर्स। एक आता है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर, जिसमें एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, किसको सेल और परचेज करने के लिए, किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू परचेज एंड सेल अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव फ्यूचर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को लेकर होते हैं, और कमोडिटी में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जिसमें फिजिकली किसी की डिलीवरी होती है। इनको हम ऑनलाइन अपने घर पे बैठकर फ़ोन पर हम नहीं कर सकते, बट इसको हम ऑनलाइन इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ की, बट इसमें क्या होता है, इनका फिजिकल ट्रांसफ़र होता है। अब आगे जो फ्यूचर, ये जो फाइनेंशियल फ्यूचर्स होता है वो आपका 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, वन इज़ योर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड वन इज़ योर करेंसी फ्यूचर्स। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक इंडेक्स के साथ होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स के साथ ट्रेडिंग होती है इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर्स में, और करेंसी फ्यूचर्स में होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को लेकर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड्स आर द प्राइवेटली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट स्टैंडर्डाइज। दीज आर कस्टम टेलर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर। दे आर ट्रेडेड
ओवर द काउंटर। मीन्स ये ऐसे कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ये डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। जिसमें एग्जांपल लिया था एमएनसी और किसान का, जिसपे एमएनसी का जो मालिक था उसने पैसे देने से मना कर दिया था, तो उसमें सेलर कुछ भी नहीं कर पाया था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से, फॉरवर्ड, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ये एक प्राइवेट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। नो मनी इज एक्सचेंज अंटिल मेच्योरिटी, कि जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, जैसे आलू की फसल 2 महीने बाद पूरी होगी तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो भी 2 महीने बाद मिलेंगे। तो इसमें जो मनी एक्सचेंज होती है वो मेच्योरिटी के बाद होती है, मेच्योरिटी पे मनी की एक्सचेंज होती है। बट जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें हमें कुछ अमाउंट पहले से ही सेबी को, थर्ड पार्टी को सबमिट कराना पड़ता है। A forward contract on an asset is an agreement between two parties to exchange the cash for the underlying asset at a predetermined date. नॉर्मली कि इसमें जो डिलीवरी होती है एसेट की वो फिजिकल डिलीवरी होती है। जनरली द फिजिकल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट डज नॉट टेक प्लेस। नॉर्मली जो पार्टीज रिलाई करते हैं किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज में ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ज़्यादातर जो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है वो किसको लेकर होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर होती है। द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, कि जैसे ही अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज होती है वैसे ही हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1954। और 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे फॉरवर्ड। वन इज योर रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज योर स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जिसमें जो गुड्स की जो डिलीवरी होती है और जो उनका पेमेंट होता है वो या तो सेम डे होता है या फिर एक मैक्सिमम टाइम पीरियड में होता है 11 डेज। 11 डेज से ज़्यादा आप उस टाइम पीरियड को एक्सीड नहीं कर सकते। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रोवाइड फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस ईदर इमीडिएटली और विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 11 डेज आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है या तो उसी सेम डे गुड्स की डिलीवरी हो जाए या फिर मैक्सिमम 11 डेज के अंदर उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें जो गुड्स की डिलीवरी होती है वो प्रेजेंटली नहीं होती है बट एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पर होती है, जो हमने अब एग्जांपल किया था। स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में बी ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, कि अगर उसकी डिलीवरी प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर डेट पर उसकी डिलीवरी होगी, फिजिकल डिलीवरी होगी गुड्स की, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में बी ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। और इन केस कि अगर जब हमने स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर उसमें जो ऐसे राइट्स और लाइबिलिटीज़ है जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम उन पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये था आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक बायर और सेलर के बीच में होते हैं, जो एक्चुअल में शेयर्स को लेकर स्टॉक मार्केट में लेकर जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। ये क्या होता है, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स।